नॉर्मल पता चल गया, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की रेंज पता चल गई। अब हमारे को इसके कॉस्ट पता होने चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्यूआरएस से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन आता है तो इसके वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्यूआरएस। ये एंड कंफ्यूजिंग पॉइंट यही होता है कि हमारे को पता होना चाहिए इंक्रीज द पोटेशियम मींस द हाइपरकैलेमिया, हाइपरवेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम, आरबीबी, एलबीपी। ओके, इसी तरीके से हम क्यूटी इंटरवल की बात करें तो क्यूटी इंटरवल सबसे पहले पता होना चाहिए कितना होता है क्यूटी इंटरवल। तो क्यूटी इंटरवल नॉर्मली कितना होता है 0.40 से 0.44 सेकेंड, 44 सेकेंड। अब ये भी क्या हो सकता है, आइदर प्रोलॉन्ग हो सकता है और या शॉर्टन हो सकता है। तो प्रोलॉन्ग होने के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, प्रोलॉन्ग होने के एक्यूट रूमेटिक कार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एक्यूट एमबीपी, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, हाइपोथर्मिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया एंड हाइपोमैग्नीशियमिया। जहां पे भी हाइपो वर्ड आ रहा है मींस डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पे क्यूटी इंटरवल क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो इसी से फंडे से हमारे को पता रखना, याद रखना है कि जहां पे भी कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो वहां पे क्या होगा, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग। टेम्परेचर हो, कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा हमारा, जहाँ पे शॉर्टन क्यूटी इंटरवल हो, जहाँ पे कॉज क्या क्या हो सकते हैं शॉर्टन क्यूटी इंटरवल के, इंक्रीज कैल्शियम, वेगल स्टिमुलेशन, इंक्रीज टेम्परेचर एंड डिजिटल थेरेपी। ओके, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या हो रही थी, इंक्रीज। इसी तरीके से हमारे को एक चीज और पता होनी चाहिए एसटी सेगमेंट से रिलेटेड। एसटी सेगमेंट क्या हो सकता है, आइदर एलिवेटेड और डिप्रेस्ड। एसटी सेगमेंट की अगर बात करें, एसटी सेगमेंट क्या हो सकता है, आइदर एलिवेटेड, इस तरीके से एलिवेटेड, एंड आइदर डिप्रेस्ड, इस तरीके से। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद में जो एसटी सेगमेंट होता है, एलिवेटेड कौन सी कंडीशन में हो सकता है, ये तो सबको पता है, एक्यूट एमआई, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, प्रिंज मेटल एंजाइना। प्रिंज मेटल एंजाइना हमेशा याद रखना, प्रिंज मेटल एंजाइना, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। देन डिप्रेस्ड की अगर बात करें तो वहां पे आएगा हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड डिजिटलिस। इसी तरीके से ये सारी चीजें एक्चुअल में याद करने की ही है। तो अगर कंडीशन दे रखी है हमारे पास में क्या, हाइपोकैलीमिया, तो यहाँ पे एक बार मैं वाइटन करके बता देता हूँ। अगर हाइपोकैलीमिया है तो वहां पे कॉज क्या हो सकता है, एसटी डिप्रेशन, इन्वर्टेड टी वेव, प्रोमिनेंट यू वेव, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, प्रोलॉन्ग क्यूयू इंटरवल। ठीक है, एंड इसको किसके साथ डिफरेंशिएट करना है अपने को, हाइपरकैलीमिया के साथ में। ठीक है, हाइपोकैलीमिया को हाइपरकैलीमिया के साथ में, ये दोनों हमारे को पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहे थे, सारे प्रोमिनेंट वेव मिल रही थी एसटी डिप्रेशन के साथ में, और हाइपरकैलीमिया में हमारे को क्या देखने को मिलेगा, पीक टी वेव, prolonged QRS duration, AV conduction delay, and prolonged PR interval, then syn wave pattern, loss of the P wave। देन लॉस ऑफ द पी वेव जो वर्ड है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यूज में यही मेंशन होता है, पी वेव प्रेजेंट नहीं, हाइपरकैलीमिया में पी वेव नहीं मिलेगी। ओके, यहाँ पे पी वेव मिलेगा, सिन वेव पैटर्न मिलेगा। ओके, अगर बात करें वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की, दो चीजें हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में वेंट्रिकुलर रेट तो क्या रहती है, सेम रहती है 100 एंड 100, बट डिफरेंस कहाँ आता है इसके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे। जो सेकंड पॉइंट है ना अपना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इसी में डिफरेंस है कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन 0.12 मींस वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैंने क्या बोला था, लेस देन 0.10 मतलब 0.10 सेकंड क्या था, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल था। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किस में मिलता है, वेंट्रिकुलर के अंदर मिलता है। अगर सुप्रावेंट्रिकुलर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसा मिलेगा, बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लेस देन 1.20। देन
एक चीज और पता होनी चाहिए, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जो है कैन नॉट बी रिलीव्ड बाय द कैरोटिड साइनस मसाज, ओके, बट सुप्रावेंट्रिकुलर में कैरोटिड साइनस मसाज से रिलीफ मिल जाता है, सुप्रावेंट्रिकुलर में मिलता है बट वेंट्रिकुलर में नहीं मिलता है। वेंट्रिकुलर में 3 स्पेसिफिक बीट मिलती है और वो स्पेसिफिक इसी की होती है। तो हमारे को क्वेश्चन यही पूछा जाता है, फ्यूजन बीट किस में मिलेगी, कैप्चर बीट किस में मिलेगी, एवी डिसोसिएशन किस में मिलेगा। कुछ भी हो आंसर एक ही जाएगा और वो है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, क्योंकि ये तीनों ही चीज हमारा सेप्रोवेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में एब्सेंट होती है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है हमारे को। टॉर्स से डी पॉइंट, टॉर्स से डी पॉइंट क्या है, पॉलीमॉर्फिक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा एंड क्यूटी प्रोलोंगेशंस, ये दो चीज मिलकर क्या बनाता है हमारा टॉर्स से डी पॉइंट। ओके, पॉलीमॉर्फिक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विद क्यूटी प्रोलोंगेशंस। ओके, देन आता है हमारा रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर के अंदर इसका मेजर एंड माइनर, हमारे को मेजर पता होने चाहिए। मतलब मैं कई बार बोलता हूँ कि क्लासिफिकेशंस के अंदर केवल हमारे को इसका क्लासिफिकेशन बाय नेम पता होना चाहिए, और कई बार मैं बोलता हूँ कि इसका पूरा क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। तो वो कौन सी कंडीशन है, ये रूमेटिक फीवर है, जिसके अंदर हमारा पूरा क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि मेजर मैनिफेस्टेशन कौन कौन से। मेजर मैनिफेस्टेशंस आर दी कार्डाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया, एरिथमा मार्जिनेटम, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। ओके, माइनर की बात करें, फीवर, पॉलीआर्थरेल्जिया, इंक्रीज ईएसआर, ल्यूकोसाइटोसिस, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। देन पेनकार्डाइटिस की अगर बात करें, पेनकार्डाइटिस मींस वहां पे क्या मिलेगा हमारे को रूमेटिक फीवर के अंदर, वहां पे हमारे को मेनली एक चीज देखो, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। देखिए हमारे को पता है जहाँ पे रूमेटिक फीवर है वहां पे हमारे को क्या मिल रहा है, पेनकार्डाइटिस मिल रहा है। तो पेनकार्डाइटिस हुआ तो हमारे एंडोकार्डियम में क्या मिलेगा, एंडोकार्डियम में जो वॉल्वुलर पोर्शन है वहां पे हमारे को मिलेगी एस्कॉफ बॉडीज, एस्चॉफ बॉडीज। एंड अगर एंडोकार्डियम के म्यूरल पोर्शन की बात करें तो वहां पे दो चीजें मिलती हैं। एक मिलता है हमारे को मैकुलम पेज, मैकुलम पेज, एंड साथ में हमारे को क्या मिलेगा, वही एस्चॉफ बॉडीज। इसी तरीके से आगे देखिए, यहाँ अगर बात करें मायो की तो मायो में भी सेम एस्चॉफ बॉडीज ही मिलेगी। ओके, इसी तरीके से हमारे को बात करें पेरी कार्डियम की तो वहां पे क्या मिलेगा, सीरोफाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, ये लिखा हुआ सीरोफाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस। तो अगर क्वेश्चन आता है आपको कि एस्कॉफ बॉडीज कहां पे देखने को मिलेगी तो वहां पे आपको क्या करना है, एंडो एंड मायो। ओके, अगर बात की जाए मैकुलम पेज कहां पे मिलता है तो डिजीज वाइज पूछा जाए तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास में आंसर एक ही है, रूमेटिक फीवर। बट वो लेयर वाइज अगर थोड़ा सा पेपर का लेवल है तो वो अगर लेयर पूछना चाह रहा है तो हमारे को पता होना चाहिए, इसीलिए ये टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैकुलम केज पैच कहां पे मिलेगा, ओनली एंड ओनली एंडोकार्डियम के म्यूरल पोर्शन में। ओके इसी तरीके से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर बाय नेम पूछा जाता है, ड्यूक्स क्राइटेरिया इज फॉर, ड्यूक्स क्राइटेरिया। ड्यूक्स क्राइटेरिया में मेजर और माइनर में क्या चीज है, देखिए यहाँ पे मेजर में मिलेगा फर्स्ट चीज, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है पॉजिटिव ब्लड कल्चर, ठीक है, और सेकंड है पॉजिटिव एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट, जहां पे पॉजिटिव इको आनी चाहिए, ठीक है। देन माइनर की अगर बात करें तो माइनर में क्या क्या सिम्टम होंगे, फीवर, ऑस्लर्स नोड, देखो बाय नेम पूछा जाता है, ऑस्लर्स नोड किस में देखने को मिलेंगे, आंसर गलत नहीं जाना चाहिए, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। रॉथ स्पॉट टेस्ट में देखने को मिलेंगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ऑस्लर्स नोड, रॉथ स्पॉट, ठीक है, एंड जेनेवे लीजन, जेनेवे लीजन्स, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस हमारे कहां से हैं,
एम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, नीट पीजी के अंदर भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो यूपीएससी के अंदर आने के बहुत चांसेस हैं, हमारे को ये पता होने ही चाहिए। ओके, देन पीसीडब्ल्यूपी की बात करें। पीसीडब्ल्यूपी की बात करने से पहले एक चीज और बता देता हूं, देखिए जस्ट अ सेकेंड, हमारे को कार्डियक मार्कर्स भी पता होने चाहिए। चलो छोटा ही रख लेते हैं। क्या पता होने चाहिए? कार्डियक मार्कर्स। कार्डियक मार्कर्स के अंदर हमारे को पता है कौन से बायोमार्कर्स हैं हमारे पास में, कौन से बायोमार्कर्स हैं, सॉरी, फर्स्ट कार्डियक मार्कर कौन सा है? सीपीके एमबी, सीपीके एमबी, ओके, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ओके, देन देन कौन सा आता है हमारा? मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, देन एलडीएच। इन सब का क्या क्या पता होना चाहिए? इन सब का हमारे को पता होना चाहिए, हमारे को इनका ऑनसेट। तो ये जो तीनों है, इनका तीनों का ऑनसेट कितना है? 3 to 12 आवर्स, 3 to 12 आवर्स, ओके। इनका पीक कब होता है? इन सब का पीक होता है 24 आवर्स पे, ओके। इन सब का ड्यूरेशन क्या रहता है? ड्यूरेशन कितना रहता है? तो हमारा सीपी के एमबी का ड्यूरेशन रहता है 48 टू 48 टू 72 आवर्स, ओके। एंड अगर ट्रोपोनिन आई की बात करें वो 7 to 10 डेज, एंड ट्रोपोनिन टी 7 to 14 डेज इनका ड्यूरेशन रहता है। देन मायोग्लोबिन की बात करें तो वो क्या होते हैं? वो आते हैं लेस देन 3 मिनट्स, लेस देन 3 मिनट टू 3 आवर्स में ऑनसेट होता है। पीक कब होते हैं? 4 to 7 आवर्स। ड्यूरेशन क्या रहता है? नॉर्मली वापस 24 आवर्स में क्या आ जाते हैं? नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं मायोग्लोबिन, ठीक है। अगर एलडीएच की बात करें, कहीं पर भी इंफ्लेमेटरी कंडीशन होती है, ये तो बढ़ ही जाता है। 24 आवर्स पे हमारा ये क्या हो जाएगा? इनका ऑनसेट हो जाएगा 48 to 78 आवर्स पे इनका क्या रहेगा? पीक पोर्शन रहेगा, एंड ग्रेटर देन 15 डेज पे डेज तक इनका हमारा क्या रहेगा? ड्यूरेशन रहेगा। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है लॉन्गेस्ट मार्कर ऑफ द ड्यूरेशन, यूपीएससी का क्वेश्चन ये है 15 डेज, तो आंसर क्या बनेगा? एलडीएच। तो ये क्या हो गए? लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, ओके। अगर पूछा जाए कि अर्लीस्ट बायोमार्कर, अर्लीस्ट कार्डियक बायोमार्कर पूछा जाए तो वो कौन सा बनेगा? लेस देन 3 मिनट्स का, मींस मायोग्लोबिन। तो ये क्या हो गए हमारे? अर्लीस्ट, ओके। इसी तरीके से अगर पूछा जाए मोस्ट स्पेसिफिक फॉर द सेंसिटिव, सेंसिटिव फॉर द मायोकार्डियल डैमेज की अगर चीज पूछी जाए तो आंसर क्या जाएगा? मोस्ट सेंसिटिव ट्रोपोनिन आई। कौन सा जाएगा? ट्रोपोनिन आई, मोस्ट स्पेसिफिक फॉर द मायोकार्डियल डैमेज के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से कार्डियक मार्कर से क्वेश्चंस आते हैं, और ये हमारे को सारे पता होने चाहिए, ठीक है, ओके। एक आता है हमारा पीसीडब्ल्यूपी। पीसीडब्ल्यूपी के अंदर हमारे को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, वो ध्यान से देखिए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ दी, अभी जो चीज है वो आपके सामने कि पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन जो डेवलप हुआ, ठीक है,
तो उसका क्या कॉज बन सकता है? तो उसके अंदर प्री कैपिलरी कॉज भी बन सकता है, पोस्ट कैपिलरी कॉज भी बन सकता है। तो हम बात पहले किसकी कर रहे हैं? प्री कैपिलरी की। तो प्री कैपिलरी के कॉज कौन कौन से हो सकते हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लेफ्ट टू राइट शंट, लेफ्ट टू राइट शंट के लिए मैंने सारे बताए थे, एएसडी, वीएसडी, एनपीडीए। देन लंग डिजीजेस के अंदर बात करें तो सीओपीडी, जहां पे क्या होता है? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शंस, एंड वेजोकॉन्स्ट्रिक्शंस ही अल्टीमेटली क्या करेगा? पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन डेवलप करेगा ना। तो यहाँ पे होता है पीसीडब्ल्यूपी नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा? प्री में क्या मिलेगा? पीसीडब्ल्यूपी नॉर्मल। बट अगर हम बात करें पोस्ट की, तो पोस्ट कैपिलरी की अगर बात करें तो वहां पे कौन कौन से कॉज हो सकते हैं? पल्मोनरी वेन ऑब्स्ट्रक्शंस, मिक्सोइडिमा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शंस जिसको हम बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक, देन एओर्टिक स्टेनोसिस, देन इंक्रीज बीपी, हाइपरटेंशन एंड एचओसीएम। पीसीडब्ल्यू हाई किसको बोलेंगे? जहां पे यहाँ पे हाई देखने को मिलेगा। पीसीडब्ल्यूपी हाई किसको बोलते हैं? जहां पे पीसीडब्ल्यूपी की वैल्यू कितनी से ज्यादा हो? ग्रेटर देन 16 mm ऑफ एच से ज्यादा मिले हमारे को, ठीक है। ओके, वहां पे मिलेगा डीडी ऑफ द पल्मोनरी एडिमा, वो तो बात की थी हमने पल्मोनरी हाइपरटेंशन की। तो बात करते हैं पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा दो कंडीशन में डेवलप हो सकती है, कि एक तो विद इंक्रीज पीसीडब्ल्यूपी और विद नॉर्मल पीसीडब्ल्यूपी। इंक्रीज पीसीडब्ल्यूपी का कॉज क्या हो सकता है? कार्डियोजेनिक एडिमा, जहां पे इंक्रीज पीसीडब्ल्यूपी साथ में देखने को मिलेगी। मींस किसी पेशेंट का पल्मोनरी एडिमा है विद इंक्रीज पीसीडब्ल्यूपी है, तो डायग्नोसिस किस तरफ जा रहा है? कार्डियोजेनिक एडिमा की तरफ जा रहा है। बट पल्मोनरी एडिमा है विद नॉर्मल पीसीडब्ल्यूपी है, मींस यहाँ पे नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा कॉज हुआ। तो नॉर्मल पल्मोनरी एडिमा कॉज बना, तो वहां पे क्या क्या कॉज हो सकते हैं? वहां पे एआरडीएस कॉज हो सकता है, जहां पे लंग कॉज क्या क्या हो सकते हैं? लंग कॉजेज आर दी, इसको किस तरीके से याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे हमारे को, निमोनिया, इनहेलेशन, रीपरफ्यूजन, एस्पिरेशन, ट्रॉमा और टॉक्सिसिटी एंड इम्बोलाई। ओके, अगर सिस्टमिक की बात करें तो सिस्टमिक के अंदर कौन कौन से आएंगे हमारे को? सिस्टमिक के अंदर आता है हमारे सेप्सिस, पेनक्रियाटाइटिस, बाईपास, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, हाई एल्टीट्यूड, ओके, न्यूरोजेनिक। तो एक चीज ध्यान रखना, हाई एल्टीट्यूड एंड न्यूरोजेनिक, ये दो कंडीशंस ऐसी है जहां पे पल्मोनरी एडिमा विद कार्डियक कॉज और विदाउट कार्डियक कॉज मिल सकता है, ठीक है। बट हमारे को ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स, हमारे को सारी चीजें पता होनी चाहिए कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन प्री कैपिलरी कॉज क्या है, पोस्ट कैपिलरी कॉज क्या है, जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया। देन पल्मोनरी एडिमा विद इंक्रीज पीसीडब्ल्यूपी और विद नॉर्मल पीसीडब्ल्यूपी, ओके। देन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन से रिलेटेड एक चीज अपने को पता होनी चाहिए। हाइपरटेंशन सबको पता होता है, बट अपने को क्या पता होनी चाहिए इसकी? सॉरी, इसकी नॉर्मल वैल्यूज, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमको तो सबको पता है। हाइपरटेंशन के अंदर इसकी चीज पूछी जाती है, वो है इसके डेफिनेशन से, और डेफिनेशन किसकी पूछी जाएगी? जेएमसी क्लासिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट वन 8। और ये किससे रेफर करके बता रहा हूँ? हैरिसन से रेफर करके बता रहा हूँ। इन्होंने क्या बोला था कि हम पेशेंट को दो में डिवाइड कर देंगे, एक जिनके पेशेंट की एज ग्रेटर देन 60 है और एक पेशेंट जिनकी एज लेस देन 60 है। तो जिन पेशेंट की एज ग्रेटर देन 60 है, बट दो में डिवाइड करेंगे इनको, विद विदाउट विदाउट कोमॉर्बिडिटी, मींस नो कोमॉर्बिडिटी, और विद कोमॉर्बिडिटी, विद कोमॉर्बिडिटी, ओके। तो अगर विदाउट कोमॉर्बिडिटी है तो वहां पे हाइपरटेंशन की रेंज क्या होनी चाहिए?
वहां पे हाइपरटेंशन की रेंज होनी चाहिए ग्रेटर देन 150/90। अगर किसी पेशेंट का 150/90 आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। ओके। अगर कोई पेशेंट की एज ग्रेटर देन 60 है विद कोमॉर्बिडिटी है तो वहां पे रेंज क्या होगी, ग्रेटर देन 140/90। आया समझ में? तो उसमें 140/90 को ही हम क्या बोल देंगे, हाइपरटेंशन। ओके। एंड अगर कोई पेशेंट लेस देन 60 है तो उस पेशेंट की रेंज क्या होनी चाहिए, जिसको हम हाइपरटेंशन बोलेंगे, ग्रेटर देन 140/90 को हम क्या बोल देंगे, हाइपरटेंशन। ओके। इसको हम बोलते हैं जेएमसी क्लासिफिकेशन। एंड इसके अलावा आपको प्री हाइपरटेंसिव रेंज, हाइपरटेंसिव रेंज पता होनी चाहिए, तो वो फटाफट देख लीजिए वो कौन कौन सी रेंज है। अपने को जो पूछी जाती है ना वो अपने को पता होनी चाहिए। उसके अंदर अपने को पूछी जाती है प्री हाइपरटेंशन के लिए, प्री हाइपरटेंशन की रेंज कौन सी होती है, 132 139 अपॉन 85 to 89। ओके। अगर स्टेज वाइज पूछा जाता है तो स्टेज 1 की रेंज कितनी होनी चाहिए, 142 159 अपॉन 90 to 99। स्टेज 2 की अगर बात की जाए तो वो होती है 162 179 अपॉन 100 to 109। अगर थर्ड की बात की जाए, स्टेज थर्ड की बात की जाए तो ग्रेटर देन 180 अपॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 110। कई बार नॉर्मल वैल्यूज पूछ ली जाती हैं तो हमारे को पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट ड्रग नहीं, गाइडलाइन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, सीकेडी है। ओके। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मोस्ट कॉमन कॉज, ओके, रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन कॉज इन इंडिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन के अंदर, तो एक चीज और बता देता हूँ, इसके बाद में अपनी भी क्लास ओवर होगी, कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन की अगर बात की जाए, क्योंकि मेनली हमारे को क्या मिलता है, एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसके अंदर कॉज नहीं मिलता है। अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात की जाए तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या मिलता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सेकेंडरी हाइपरटेंशन, तो आंसर क्या करोगे आप, सीकेडी। ओके। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन ड्यू टू दी रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन है तो उसके अंदर कॉज क्या होगा, तो वहां पे मोस्ट कॉमन कॉज रीनोवैस्कुलर का करने से पहले एक बार देख लेना पेशेंट की एज, अगर लेस देन वहां पे 50 है तो वहां पे भी वो क्या पूछना चाह रहा है, मोस्ट कॉमन इन इंडिया अगर पूछता है, इन इंडिया अगर पूछता है renovascular cause of the secondary hypertension in age group less than 50 in India, answer is Takayasu arthritis. And Western countries, answer is fibromuscular dysplasia, FMD, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं रीनोवैस्कुलर का सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मोस्ट कॉमन कॉज इन एज ग्रुप ग्रेटर देन 50 इयर्स, तो आंसर एक ही रहेगा, इंडिया हो या वेस्टर्न हो, आंसर एक ही रहेगा। वो क्या है, आप सबको पता है, एथेरो, ये लिखा हुआ एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके। अब इसके अंदर से और भी हाइपरटेंशन से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ये देखिए। बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट रीनोवैस्कुलर के लिए क्या रहेगा, डॉपलर्स यूएसजी। ओके। अगर क्वेश्चन आता है मोस्ट स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव टेस्ट कौन सा रहेगा, एमआरआई। बेस्ट स्क्रीनिंग की भी बात की थी तब डॉपलर यूएसजी, सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक एमआरआई। गोल्ड स्टैंडर्ड की बात कर ले तो डीएसए, डीएसए मींस डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी, डिजिटल
subtraction angiography. Okay, then next यहाँ से अब हम नेक्स्ट क्लास से लेते हैं, क्योंकि अब सीबीएस का ये जो पोर्शन है हम इसमें क्लिक की बात करेंगे, फिर क्रोनिक कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस एंड अदर पेरिकार्डाइटिस विद कार्डिक टेम्पोनेंट की हम बात करेंगे। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। तो हम कल यहाँ से स्टार्ट करते हैं।